नमस्कार, प्रदेश प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। प्रदेश प्राइम के पहले सेगमेंट अपना यूपी में बात करेंगे अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वी टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि के मेगा फूड पार्क को मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। जमीन आवंटन में जोड़ा गया हर्बल और फूड पार्क का नाम। सीएम योगी ने गोरखपुर सर्किट हाउस में की विकास कार्यों की समीक्षा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 100 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कई बार मिल चुकी है वसीम रिजवी को धमकी। दाऊद इब्राहिम के निशाने पर है रिजवी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को चाहिए बड़ा बंगला। राज्य संपत्ति विभाग को लिखा पत्र। अखिलेश यादव मुलायम के बंगले में शिफ्ट करने की मांग। लखनऊ में 2 बड़े होटल्स में लगी आग से 6 लोगों की मौत। SSG इंटरनेशनल होटल में लगी थी आग। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। PCS मेंस 2017 की 2 परीक्षाएं निरस्त। इलाहाबाद के एक सेंटर पर हिंदी की जगह बांटा गया निबंध का पेपर। हंगामे के बाद दोनों परीक्षाएं रद्द। आगे के शेड्यूल रहेगा टेस्ट का 10। हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामी। घायल बदमाश को कराया गया अस्पताल में भर्ती। न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक है दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वी टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। तो बात लखनऊ के होटल में आग के तांडव की। लखनऊ की घनी आबादी वाले चारबाग इलाके में आज तड़के एक होटल में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पड़ोस के दूसरे होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया और घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की लपटें और धुएं के बीच अफरा तफरी की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। यहाँ सुबह SSG इंटरनेशनल होटल बार एंड रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने के वक्त होटल में रुके लोग सो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला, अफरा तफरी मच गई और कई लोगों ने छत से कूदकर जान बचाई। सफोकेशन से धुआं, AC चल रही थी, सफोकेशन से फिर अचानक दरवाजा खोला तो पूरे फ्लोर में धुआं फैला हुआ था। आग होटल के बेसमेंट में मौजूद बार में लगी और धीरे धीरे ऊपरी मंजिलों तक फैलने लगी। कुछ ही देर में आग ने भयावह होकर बगल के होटल विराट इंटरनेशनल को भी चपेट में ले लिया और दोनों होटलों के फ्रंट के हिस्से जलकर खाक हो गए। फायर फाइटिंग की इनके पास व्यवस्था है, लेकिन क्यों नहीं चली ये जाना है। इनके पास स्मोक जो है मैनुअल कॉल पॉइंट थे, वो भी इनके चलने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि इसके रखरखाव का अभाव इनके पास रहा है। इन्होंने उसका प्रॉपरली रखरखाव नहीं किया है और या इन्होंने अपने स्टाफ को उसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। शुरुआती जांच में लापरवाही की बात सामने आई है। होटल में फायर सेफ्टी के पर्याप्त उपकरण नहीं थे और जो थे उन्हें चलाने के लिए होटल में स्टाफ नहीं था। SSG होटल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया था, इसलिए पुलिस को सूचना मिलने में देरी हो गई। ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनका ये कहना है कि 5 साढ़े 5 बजे के करीब सुबह में इनको आइडिया लगा, जो लोग होटल में रुके हुए थे, कि कुछ धुआं की तरह लग रहा है।
उसके बाद करीब पुलिस को इन लोगों के द्वारा देर से इत्तला दी गई, 6:15 बजे पुलिस को बताया गया 6:10 में। होटल इंडस्ट्री जितने भी हैं, जब उनको एनओसी दिया जाता है फायर सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर फायर फाइटिंग के उपकरण होने चाहिए थे, और यदि फायर फाइटिंग के उपकरण यहाँ थे या नहीं थे, इसकी जांच हम लोग करेंगे। मौके पर पहुंची मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, और 2 होटल है, विराट और होटल, और इन दोनों में ही फुल ऑक्यूपेंसी थी। 60-70 कमरे हैं, उसमें बहुत बाहर के लोग आके टिके हुए थे। कल एग्जाम भी था बहुत बड़ा, आपको मालूम है, पुलिस का। तो ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ है। अभी इसका पूरा असेसमेंट नहीं हो पाया है कि अंदर से कितने लोग बाहर निकल पाए, नहीं निकल पाए। अभी तो इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि शॉर्ट सर्किट में सुन रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। इसमें तत्काल हम लोग इंक्वायरी करके 1 सप्ताह के अंदर सारे कारणों की खोज करेंगे। हादसा हो जाने के बाद हमेशा की तरह प्रशासन जांच की बात कह रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर पहले ही एहतियात बरती जाती, प्रशासन अपना रोल सही से निभाता, तो इन मासूमों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। लखनऊ में राजीव सिंह और ऋषभमणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं इस हादसे पर गृह मंत्री लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह ने हादसे पर शोक जताया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, मुझे लखनऊ में आग लगने के हादसे से गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। और अब बात पीसीएस मेंस एग्जाम्स में हुए गड़बड़ झाले की। पीसीएस मेंस की परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। घोर लापरवाही के चलते दोनों पालियों की परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। क्या था पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़ी लापरवाही। पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र, हिंदी की जगह बंट गया निबंध का प्रश्न पत्र। हंगामे के बाद निरस्त हुई परीक्षाएं। यूपी में यूपीपीएससी पेपर कांड। पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच सैकड़ों की संख्या में हंगामा करते ये वो अभ्यर्थी हैं जो पीसीएस मेंस की परीक्षा देने आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बड़ी लापरवाही की वजह से इन्होंने परीक्षा छोड़कर सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। जी हां, पीसीएस के मेंस की परीक्षा के दौरान किसी गलत विषय का प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दे दिया गया। मतलब परीक्षा हिंदी की और बांट दिए गए निबंध के पेपर। अब इसे लापरवाही की हद नहीं तो और क्या कहेंगे। पहली पाली के अभ्यर्थी जब परीक्षा देने बैठे तो प्रश्न पत्र देखते ही हंगामा करने लगे, जिसके बाद दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। जीआईसी पर जो जहां सेंटर था वहां पे सेकेंड मीटिंग का पेपर इतनी टाइम को खुल गया और इससे परीक्षा की संदिग्ध बहुत मतलब इसे प्रतीत हो रहा है कि परीक्षा संदिग्ध, और सचिव महोदय द्वारा कहा गया था कि जुलाई में परीक्षा कराई जाएगी। इसके बावजूद इन्होंने जून में आनन फानन में डेट शीट जारी करके परीक्षा कराई है। पेपर लीक कराया गया है। कल जीएस घर पर बहुत लड़कों के पास पहुंच गया था। कल जो सोशल वर्क पेपर होने वाला वो लड़कों के पास है। यह परीक्षा केंद्र के निमित्त नहीं जो कमीशन कह रहा है, यह आयोग जानबूझकर परंपरागत तरीके से पहले से आउट कराया है। दूसरी पाली का ये प्रश्न पत्र इलाहाबाद के जीआईसी सेंटर पर खुला। दूसरा प्रश्न पत्र खुलने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई। दूसरी पाली में हिंदी निबंध की परीक्षा थी और पहली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा थी, लेकिन पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली के प्रश्न पत्र बांट दिए गए। कुछ ही देर में पेपर भी व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से ही गलत पेपर एग्जाम सेंटर पर भेजे गए थे। गलत प्रश्न पत्र खुलने पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन अन्य विषयों की परीक्षाएं
अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही होंगी। परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी आयोग की होती है। ऐसी जानकारी आ रही है कि पहली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा के लिए जो पेपर आए थे उस पर लगी स्लिप पर तिथि, प्रथम पाली और समय सब लिखा हुआ था, लेकिन अंदर दूसरी पाली के प्रश्न पत्र थे। लोक सेवा आयोग की तरफ से हुई इस बड़ी लापरवाही ने उसकी साख पर पट्टा लगाने का काम किया है। परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा की शुचिता है वो आयोग बरकरार नहीं रख पा रहा है। इसके साथ ही साथ इसके पहले भी पेपर आउट होते रहे, आगे क्या गारंटी है कि पेपर आउट नहीं होंगे और इसमें निष्पक्ष जो है वो परीक्षाएं आयोजित होंगी। और इनका कहना है कि सभी पेपर आउट हुए हैं, तो इस तरह से इनकी मांग है कि इसको पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए और शुचितापूर्ण तरीके से नए तरीके से फिर से इसकी मेंस की परीक्षा कराई जाए। कैमरा पर्सन रवीन कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 यूपी, इलाहाबाद। और वहीं नोएडा में डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। 2 जून से सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों की से मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। जारी है डंपिंग ग्राउंड का विरोध। नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहा है डंपिंग ग्राउंड। प्रदर्शनकारियों के साथ नोएडा प्राधिकरण की बैठक में महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह भी रहे मौजूद, लेकिन बेनतीजा रही बैठक। डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर घमासान जारी है। इसको लेकर इंदिरा गांधी कला केंद्र में मीटिंग भी हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन सहित तमाम लोग मौजूद थे। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड को हटाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मीटिंग का विरोध किया और मीटिंग खत्म हो गई। डंपिंग ग्राउंड का जैसा हम लोग महसूस कर रहे थे कि ढाक के 3 पात रहना है, वही काम हुआ। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन जी ने नई हमको टेक्निक दिखाकर बरगलाने की कोशिश की है। और जैसा कि कल हम यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, उन्होंने निर्देश दिया था कि आबादी से 2 किलोमीटर दूर डंपिंग ग्राउंड को बनाया जाए, लेकिन आज उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी दिखे। केवल 178 या 90 मीटर की दूरी पर बन रहा है, इसलिए इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है। कूड़ा घर नहीं बनने देंगे उस जगह पर किसी भी टेक्नोलॉजी से। मीटिंग में मौजूद भाजपा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि लोगों की बातों को सुना गया है, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। मैंने यही कहा ना कि जनता का हित सर्वोपरि है, लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और बिल्कुल कानून का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए ही इस प्रकार के काम होने चाहिए और जनता के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए किसी समाधान पर पहुंचना होगा और इसीलिए यह बातचीत प्रारंभ हुई है। जो मीटिंग थी इसमें कुछ समाधान निकला? अब समाधान आगे निश्चित रूप से निकलेगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है, बातचीत से ही समाधान, बड़ी बड़ी चीज़ों का समाधान निकलता है। ऑनरेबल एनजीटी के आदेश से कार्रवाई चल रही है और नोएडा विकास प्राधिकरण को भी डिस्पोजल करना है, तो माननीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष आज इस प्रथम चर्चा हुई है, वार्ता हुई है। जो आज मीटिंग रखी गई थी वो कहीं ना कहीं लोगों का, जो स्थानीय रेजिडेंट्स हैं और जो कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उनका कहना है कि मीटिंग में अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। हालांकि मीटिंग हुई थी, ये जरूर पॉजिटिव चीज है, लेकिन कोई निर्णय ना निकलना, अभी भी हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। कुणाल जायसवाल, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। मथुरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कानून व्यवस्था का खुला चैलेंज देते हुए अज्ञात हमलावरों ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। एक ही गांव के 3 लोगों की हुई हत्या से दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। मथुरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों की हत्या।
बदमाशों ने खुलेआम गोलियों से भूना। खून से लथपथ पड़े शव और भारी संख्या में खड़ी पुलिस। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक ही गांव के 3 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। एक साथ हुई 3 हत्याओं से पूरे मथुरा में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शवों की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ पे सुबह 6 बजे के आसपास ट्रिपल मर्डर की सूचना मिली थी और मौके पे पुलिस बुलाया, हम लोग आए हैं, इसकी जांच की जा रही है और अभी तक स्थिति बहुत स्पष्ट तो नहीं हो सकी है इसकी वजह क्या है, लेकिन कुछ पुरानी रंजिश वगैरह के बारे में ऐसी घाट है। स्थिति सामान्य, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी ही केस वर्कआउट हो जाएगा। इस वारदात के पीछे बावरिया गैंग का हाथ बताया जा रहा है। ये वही बावरिया गैंग है जो पहले भी पश्चिमी यूपी में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। यूपी में धड़ाधड़ हो रहे एनकाउंटर भी बदमाशों में कानून का खौफ नहीं पैदा कर पा रहे हैं। राया इलाके के नगला भराव गांव में हुआ ये ट्रिपल मर्डर कुछ यही इशारा कर रहा है। हथियारबंद बदमाशों ने सुंदर सिंह जाट, भंवर सिंह जाट और पूर्व ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश जाट की हत्या की। मृतक सुंदर सिंह जाट और भंवर सिंह जाट सगे भाई थे। सत्यप्रकाश का शव खेत में, जबकि सुंदर सिंह और भंवर सिंह का शव घर में मिला। तीनों की हत्या बदमाशों ने उस वक्त की जब वो सो रहे थे। हत्या के बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस तिहरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे पुलिस बावरिया गैंग का हाथ तो बता रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मौके मुआयना किया जा रहा है किन वजह से इन लोगों की हत्या की गई है। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था, एक घर पे सो रहा था, दूसरा खेत पे और तीसरा बालकोनी में। 3 लोगों की गोली मार कर हत्या की गई थी, लेकिन मरने वालों में 2 सगे भाई एक गांव का ही है। 3 लोगों की हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ है। प्रवीण कुमार शर्मा, न्यूज 18 मथुरा। और हमारी पहुंच है आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com, हमारा फेसबुक पेज न्यूज 18 यूपी, हमारा ट्विटर हैंडल @news18 यूपी। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की सभी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। चमोली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र ने की कई घोषणाएं। घाट बाजार से डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण को दी स्वीकृति। बंगाली रुईसान मोटर मार्ग का भी होगा निर्माण। हेमारे को कांग्रेस में शामिल करने पर पार्टी में 2 फाड़। सरिता आर्य के बाद पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी किया विरोध। कहा पद और टिकट के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे आर्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने नजूल नीति को निरस्त करते हुए सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। कोर्ट ने जमीन खाली कराने का दिया सरकार को आदेश। 2009 में नजूल नीति को राज्य सरकार ने दी थी मंजूरी। सितारगंज में 2 लड़कियों से गैंगरेप के मामले में पुलिस 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 16 जून को लड़कियों से हुई थी हैवानियां। हरिद्वार में बदमाशों ने की रिटायर्ड फौजी की गला घोंटकर हत्या। परिजनों ने का आरोप, कहा नशे के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से हुई हत्या। देहरादून के मोहब्बे वाला में गुलदार का रेस्क्यू। घंटों के बाद गुलदार को किया गया ट्रैकुलाइज। घायल हालत में देर रात घर में घुस गया था गुलदार। शहीद फतेह सिंह का पार्थिव शरीर हुआ पंचतत्व में विलीन। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। 40वीं असम राइफल्स में थे तैनात।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिया। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को यह आदेश दिया कि वो नजूल भूमि को अतिक्रमण करने वाले लोगों से खाली कराएं और बाद में भूमि को सरकार अपने खातों में निहित करे। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में हजारों परिवारों पर संकट आ गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने साल 2009 में राज्य में नजूल नीति बनाकर प्रावधान किया था कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो तय राशि देकर फ्री होल्ड कर लें। तो आपको बता दें कि इस नीति के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिया है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को यह आदेश दिया है कि वो नजूल भूमि को अतिक्रमण करने वाले लोगों से खाली कराएं, बाद में भूमि को सरकार अपने खाते में निहित करे। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में हजारों परिवारों पर संकट आ गया है। आपको बता दें राज्य सरकार ने साल 2009 में राज्य में नजूल नीति बनाई थी और अवैध रूप से रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए तय राशि देकर फ्री होल्ड करा दी। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी, ऑनरेबल जस्टिस लोकपाल जी ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट की नजूल पॉलिसी 2009 को निरस्त कर दिया हुआ और इस पॉलिसी के तहत जिसको भी फ्री होल्ड करा गया है सारे फ्री होल्ड भी निरस्त हो गई है, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नजूल लैंड को अतिक्रमणकारियों के फेवर में फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, उसको अवैध असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है और उसमें राज्य सरकार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना इम्पोज किया है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जाएगी, उसके जनहित के लिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने दशोली के घाट बाजार में जन शिकायत शिविर में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम रावत ने जहां थराली विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत पर लोगों का आभार जताया, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा घोषणाएं की, जिसमें लंबे समय से चली आ रही घाट बंगाली, रोइसान मोटरमार्ग, कनोल वाण मोटरमार्ग, नंदप्रयाग घाट मोटरमार्ग का चौड़ीकरण, घाट डिग्री कॉलेज भवन निर्माण के साथ ही कॉलेज तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रमुख है। साथ ही सीएम ने कृषि विज्ञान केंद्र को नैनीताल शिफ्ट किए जाने का सीएम रावत ने खंडन किया है। मैं आभार प्रकट करने आया हूं थराली विधानसभा की जनता का कि उन्होंने यहां से हमारी जो प्रत्याशी हैं और जो महिला भी हैं मुन्नी देवी जी को यहां से विजयी बनाया है। मैंने यहां की जनता से वायदा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद यहां फिर आपका धन्यवाद करने आऊँगा और मैंने ये भी कहा था कि आपकी जो डिमांड है इस क्षेत्र के विकास को लेकर के, उनके लिए भी मैं यहाँ पर घोषणा करूँगा। और इसलिए मैंने घोषणा नहीं की कि जो भी मैंने 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो डिग्री कॉलेज वाला जैसे मसला था वहाँ पर सड़क नहीं बनी है, तो मैं शासनादेश करके लाया हूँ ताकि यहाँ की जो डेवलपमेंट के जो काम हैं वो समय पर प्रारंभ हो सकें। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब है कि लोगों को न जाने किस बात की जल्दी होती है। भैया वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत है और पिथौरागढ़ में 2 जगह, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक रास्ता निकाला गया कि 5000 फुट से हाइट की जो अधिक ऊंचाई पर जो स्थान है वहाँ के लिए 2 स्वीकृत हुए हैं। तो पिथौरागढ़ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, दोनों के लिए स्वीकृतियाँ हैं वो। और हेमारिया को पार्टी में शामिल करने पर लगता है कि कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है। जागेश्वर के विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने हेमारिया को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए कुंजवाल ने कहा, हेमारिया ने विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार सरिया आर्य को हराने का काम किया था। यही नहीं, कुंजवाल ने हेमारिया को भाजपाई मानसिकता का करार देते हुए कहा कि उन्होंने मात्र टिकट मिलने पर भाजपा छोड़ी थी। जो व्यक्ति केवल अपने पदों के लिए पार्टी में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आना चाहते हैं,
उनका निश्चित रूप से जो वहां के पूर्व कार्यकर्ता होंगे, पूर्व नेता होंगे, उनको कष्ट होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में सरिता आर्या ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि सरिता आर्या जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय हेम आर्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके उनको हराने का काम किया। टिहरी जिले में ऋषिकेश चांबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेसियों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि ऑल वेदर रोड निर्माण असंवैधानिक ढंग से किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जो कि अभी बरसात में ही नहीं भविष्य में भी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनेगा। निर्माण जिस अनसाइंटिफिक तरीके से सरकार कर रही है, मक डिस्पोजल का काम जिस अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है, उससे केवल इस साल की बरसात में नहीं बल्कि अगले 10 साल तक इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड जोन डेवलप होंगे और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब आपको दिखाते हैं गुलदार का रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थान आसा रोड़ी रेंज से लगा देहरादून का मोहब्बे वाला गांव। समय सोमवार रात 9:30 बजे। मोहब्बे वाला के एक घर के आंगन में गुलदार घुस आया। जैसे ही गृह स्वामी अरुण कुमार राय को इसकी भनक लगी, लोग दहशत में आ गए। तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। करीब 10 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डरे लोग अपने अपने घर के छतों पर इकट्ठा हो गए। वन विभाग की टीम ने गुलदार को नेट में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आंगन में चारों ओर अंधेरा, घास और झाड़ियां होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। गुलदार घायल अवस्था में था, इसलिए ज्यादा खूंखार भी था। रात 1 बजे तक कोशिशें चलती रही। पिंजरा भी मंगाया गया। इस दौरान कई बार गुलदार ने रेस्क्यू टीम पर हमला भी बोला, लेकिन उसे काबू नहीं किया जा सका। जब मैं पहुंचने वाला तो जरा लेपर्ड जरा चटक बन गया, वो उठ के भागने लगा। भागने का मैं भी जरा पीछे हो गया। मेरा 2 मीटर की दूरी थी मेरा और लेपर्ड में, तो भागने लगा। तो मैंने देखा फिर वो फिर लंगड़ा के चलने लगा। फिर कुत्ते इस साइड आने लग गए। फिर मिर्च के पौधे की तरफ आया तो फिर कुत्तों ने फिर दबोच लिया उसको। मैंने कहा ऐसा ना कुत्ते मार दे मैंने जानवर। मैं तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहुंच गया। वहाँ पर फिर मैं लड़के को भेजा, फिर उनको डुबाया, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे राजाजी टाइगर रिजर्व की सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर अदिति शर्मा ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ मौके पर पहुंची। अदिति का पहला डॉट बाउंस हो गया, लेकिन दूसरे डॉट में आखिरकार सफलता मिल ही गई। डॉट लगते ही गुलदार हमला करने को दौड़ा, जहां उसे नेट में कैद कर लिया गया। चलने में उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसको ट्रैंक्विलाइज करना ज़रूरी था। अगर वो बिल्कुल नहीं चल सकता तो हम उसको कैप्चर नेट से, ट्रैप नेट से भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए हमें ट्रैंक्विलाइज करना पड़ा है। और अब हम उसको देहरादून जू में ले जाके थोड़ा एग्जामिनेशन करके फर्दर ट्रीटमेंट, वहाँ पे डॉक्टर नोटियाल हैं, वो इसका फॉलोअप ट्रीटमेंट देख लेंगे। ये गुलदार भूखा और घायल था। कुत्तों के कारण वह जंगल से लगे प्रवीण राय के घर में आ धमका, लेकिन यहाँ जर्मन शेफर्ड कुत्ते होने के कारण वह हमला नहीं कर पाया। करीब 5.5 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गुलदार को देहरादून जू भेज दिया गया है, जहां उसे उपचार के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड की नदियां और तमाम जल स्रोत करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं, लेकिन इसके पहाड़ों में आज जल संकट है। लोग परेशान हैं। जल विभाग आंखें मूंदे बैठा है। देखिए खास रिपोर्ट। बूंद बूंद के लिए प्यासे लोग, आंखें मूंद कर बैठा है जल विभाग। पैसे की कमी नहीं, फिर भी विभाग का काम सुस्त। आखिर कब पूरा होगा पंपिंग योजना का काम? कब खत्म होगा पहाड़ पर जल संकट? सिर पर पानी के डिब्बे और घड़े लेकर कच्चे रास्ते पर सीधी चढ़ाई चढ़ रही इन महिलाओं की तस्वीरें राज्य के जल मंत्री और आला अधिकारियों को जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें राज्य सरकार और संबंधित विभाग के लिए आईने से कम नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पानी के लिए मारामारी मची हुई है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग
सभी एक बाल्टी पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हैंडपंप सूख चुके हैं, जल स्रोतों से बूंद बूंद पानी टपक रहा है और लोग प्यासे हैं। हमारे यहाँ तो सर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। ढिगलगांव पंपिंग योजना जो तैयार हो जाती है तो उससे बहुत सुविधाएं मिल जाती है। और जैसे अभी परसों बरसात हुई है, इससे जो सारे जो पुराने नल थे वो दब गए हैं, तो आजकल गांव में बहुत परेशानी हो रही है पानी से। नल लगभग तो एक्चुअल में पूरे किड्स ब्लॉक में पानी की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमारे जैसे देवलगढ़ क्षेत्र हो गया, बटोली क्षेत्र हो गया, कोल्टा उज्जवलपुर का ये क्षेत्र, यहाँ तो पानी की बड़ी दिक्कत है। कल परसों तो जब हमें ऐसी स्थिति आ गई कि टैंकर लगाने की भी व्यवस्था की बात हमने की थी। और ये बरसात के कारण जो जगह जगह पानी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्रोतों पे तो पानी है पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। विभाग के पास पैसा है ऊपर काम नहीं कर रहा वो। सुना आपने, ग्रामीण ने साफ कहा कि विभाग के पास पैसा तो है मगर वो काम नहीं कर रहा। इस बारे में जब राज्य मंत्री और श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। नहीं, ढिकालगांव पंपिंग योजना का काम लगभग 70% हो गया है और अभी 3 करोड़ रुपए और दे दिए हैं उनको और काम शुरू हो गया है। जैसे उस पैसे को खर्च करेंगे और पैसा मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि वन विभाग की स्वीकृति भी ट्रीटमेंट प्लांट की हो गई है और अब 2 या 3 महीने में हमारे ढिकालगांव पंपिंग योजना का काम पूरा हो जाएगा। मंत्री जी ने पैसे की बात की, लेकिन लोगों की पानी की समस्या को तुरंत कैसे सही किया जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना आश्वासन जरूर दिया कि 2-3 महीने में पंपिंग सेट का काम पूरा हो जाएगा और फिर लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पर इन 2-3 महीनों तक लोगों को पानी को लेकर जो समस्याएं होंगी उसके लिए फौरी कदम क्या उठाए जाएंगे, इसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही विभाग के पास। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में 2 किशोरियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज खुलासा करते हुए सितारगंज कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों में से 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीते 16 जून का है, जब पीड़ित दोनों किशोरियां अपने 2 दोस्तों के साथ बाराकोली वन रेंज में घूमने गई थीं, जहां आरोपी युवकों ने दोनों किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो भी बनाई थी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 जून का ये मामला है, जब पीड़ित दोनों किशोरियां अपने 2 दोस्तों के साथ बाराकोली वन में घूमने के लिए गई थी, जहां पर आरोपी युवकों ने दोनों किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।